अपने दर्शकों के बीच में हम लेकर आ रहे हैं प्रसिद्ध गीतकार, साहित्यकार, योग गुरु और धर्म पे कार्य करने वाले पंडित श्री हृदय नारायण झा जी। हृदय नारायण झा जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी एक गीत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इनके गीतों को स्वर दिया करती थी पद्मश्री डॉक्टर शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा जी के लिए इन्होंने कई गीत को लिखा और खुद भी एक बड़ी हस्ती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इतने बड़े विद्वान व्यक्ति के साथ बिहार सरकार नाइंसाफी कर रही है। आज इनके सेवानिवृत्त हुए लगभग 5 साल हो गए, लेकिन इन्हें सेवानिवृत्ति का कोई लाभ नहीं मिला। आज ये इतने व्यथित हैं, अपनी पीड़ा को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग इन 5 वर्षों में कई एसीएस आए और गए, लेकिन किसी ने इनकी सुध नहीं ली। जब इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो न्यायालय के आदेश को भी इन लोगों ने मानने से इनकार किया। पिछले एसीएस के पाठक जी ने एक आदेश भी निर्गत किया, लेकिन बिहार सरकार उसका भी पालन आज तक नहीं कर सकी। हम सुनते हैं इनकी जवानी, क्या व्यथा है इनके साथ। स्वागत करते हैं डॉक्टर हृदय नारायण झा जी का। स्वागत है सर आपका। जी स्वागत, नमस्कार आपको। ये क्या आपके साथ व्यथा, बिहार सरकार को आपकी के मामले को देखते हुए लगता है कि ये संवेदनहीन सरकार है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट हो गया है, इसलिए कि देखिए 31 दिसंबर 2020 को मैं सेवानिवृत्त हुआ और 1/1/2021 को मैंने आवेदन दिया। तो उस समय जो प्रभारी थे उन्होंने लिखा कि अनुदान की विमुक्ति होने पर में नियमानुसार भुगतान के लिए संचिका में उपस्थापित किया जाए। मेरे आवेदन पर लिखा गया। उसके बाद उनको रिटायर हो जाना था। विभाग के एक पदाधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर उसके प्रभार में आए। उन्होंने क्या एक्शन लिया मेरे अभ्यावेदन पर में मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ। उसी साल मुझे पता चला, बेटी का भी विवाह था, तो हम अगला फिर पत्र दिए उनको कि हमको मिलना चाहिए। तो पता चला कि अगस्त के महीने में इन्होंने 3 बार लगातार विभाग को पत्र लिखा कि हृदय नारायण झा का इतना, मेरे साथ एक और रिटायर किए थे, उसका इतना सेवांत लाभ बनता है, इसके लिए विभाग पैसा उपलब्ध कराए। ये कुछ उन्होंने ऐसा लिखा। उसके बाद से फिर उनकी भी गतिविधियां लगभग खत्म हो गई। अब जब विमुक्ति का समय आया पैसा का, तो परिचय जब जाके पता किए तो कहा कि नहीं, भोजपुरी एकेडमी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, एकेडमी का मामला है, तो उसमें तो पेंशन के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, विभाग उसको नहीं देना चाहती है, विभाग जा रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर में 21, 22 और 23 3 साल हमारा खत्म कर दिया। 23 में हमारी बेचैनी बढ़ी, तो फिर हम गए। उस समय दीपक कुमार थे, उनसे मिला मैं, तो वो थोड़ा सा संज्ञान लिए। तो यहां से जो एफिडेविट की मांग की गई थी वो भेजा गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहली ही सुनवाई में इनका मामला विभाग का खारिज हो गया। तो खारिज हो गया तो हम लोगों को उस पर में एक्शन करके मिलना चाहिए। तब हुआ कि नहीं, बिना आदेश का कैसे मिलेगा। तो आदेश के लिए अपना वो क्या प्रोसेस किए, कैसे प्रोसेस किए, भगवान मालिक और एकेडमी का कर्मचारी सब था, एगो चपरासी था भोजपुरी एकेडमी का, वो भी किया था। अंत में भोजपुरी एकेडमी के रिटायर्ड चपरासी की बात सुनी गई और उसके लिए एक के पाठक महोदय ने अनुमोदन किया उस पर में, और निदेशक उच्च शिक्षा स्तर से आदेश निकला 9/3/2024 को कि इसमें भोजपुरी एकेडमी के ये बसंत लाल के साथ साथ उच्च शिक्षा निधि के अधीन जो भी एकेडमियां हैं उनके सेवानिवृत्त कर्मियों का
सेवांत लाभ का भुगतान किया जाए। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, किया जाए लिखा हुआ है ना, समतुल्य राशि का भुगतान किया जाए। ये हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें। देखिए देखिए लिखा हुआ है किया जाए, और ये जब किया जाए लिखा हुआ है तो जिसके साथ किया जाए की बात है उसका भुगतान तो हो गया, मुझे क्यों नहीं हुआ? तो इसके बावजूद जब गए तो इनका हमेशा अपमानजनक टिप्पणी। एक तो ये बात कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, 5-5 एकेडमी का उनको भार मिला हुआ है, किसी एकेडमी के बारे में ABCD उस शख्स को मालूम नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा विभाग का डिप्टी डायरेक्टर है, इसीलिए क्रूर, निर्दय, कठोर स्वभाव के। जाए तो ऐसा बात बोलो कि साला मूर्छित हो जाए सामने वाला। इस तरह के अधिकारी को 5 एकेडमी का भार दे दिया गया। हम जाके कहे कि सर हमारी स्थिति ये खराब है, कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले तो हम हिंदुस्तान में आर्टिकल लिख करके 2-4 महीना गुजारा किए, आज तो आर्टिकल लिखने का भी कोई पैसा नहीं देता है। हमारी बात सुनिए, हमारा डिसीजन करवाइए। और वही उनका कठोर वचन, दुर्व्यवहार, अपमानजनक टिप्पणी सहते 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 1 साल जब हो गया, अभी देखिए 1 साल 3 महीना हो गया आदेश निकले हुए, उस आदेश के विरुद्ध पेमेंट क्यों नहीं हुआ? ACS इसके विरुद्ध है, के पाठक के अनुमोदन को नहीं मानते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ परेशान हो रहा अल्था भाव में, जीवन कैसे चलाएं कैसे रहे। अब तो देख रहे हैं, तो उस स्थिति में जब बहुत परेशान हुए तो इस बार मार्च में, इसी वर्ष मार्च में उनसे उनके एक परिचित थे जो मेरे भी परिचित थे, उनके माध्यम से कहवाया कि आपको परिचय है सर से, तो जरा कहिए ना, हमारा मामला निपटा देंगे। उन्होंने फाइल पुटअप करवाया, पता नहीं ये डिप्टी जो प्रभार में है वो कैसे फाइल पुटअप किया उनके सामने कि मामला फिर उलझ गया। वो लिख दिए विमर्श। अब वो मार्च में जो विमर्श लिखे वो विमर्श अभी तक विमर्श नहीं हो सका। इस बीच में जब 3-4 दिन 5 दिन पहले फिर मैंने उनको कहा, तब तक कहते थे कि हम करवा रहे हैं, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा। 4-5 दिन पहले फिर उन्होंने ऐसी बात कहा जो पिछले साल चौथे साल उन्होंने कहा था। तो इस तरह का जब हम अपमानजनक टिप्पणी सुने तो मुझे ये लगा कि जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई पूछे कि प्रभार का मतलब क्या होता है, कि जिस संस्था का प्रभारी बनाया जाए उसका कर्तव्य होता है कि उस संस्था को राउंड दे और कर्मचारियों को अपमानित करे, टॉर्चर करे। ये कहां का नियम है? शिक्षा विभाग सार्वजनिक करे। हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। तो अंत में हमारी ये भावना हुई कि नहीं, एक तरफ तो बायलॉज को, पहला बायलॉज को उल्लंघन करना, दूसरा अकादमी को शिक्षा विभाग का संबंध। आप सुन लीजिए, वो स्थापना संबंधी अपना मंत्री परिषद का संलेख निकाले, मंत्री परिषद का संकल्प निकाले, उसमें क्या है देखे उसको। उसमें लिखा हुआ है कि राज्य की गौरवशाली भाषा की गौरवशाली विरासतों के संरक्षण, पोषण और संवर्धन के लिए अकेडमी की स्थापना की जा रही है। इसके संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य समिति, सामान्य समिति परिषद गठित की जाएगी। कार्य समिति में कितना न्यायपूर्ण व्यवस्था किया गया कि अभी जैसे ACS हैं, ये पदेन सदस्य हैं अकेडमी के। अभी जैसे हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, ये पदेन सदस्य हैं अकेडमी के। और सचिव जो होते हैं वो सदस्य सचिव होते हैं कार्य समिति के। 3 तो विभाग में है। 22 साल से इनकी कमेटी भंग है। आवश्यक अनुदान स्वीकृत करने का संकल्प में प्रावधान किया गया है, उसको इन लोगों ने सहायक अनुदान की संस्था के रूप में परिभाषित कर दिया। कितनी हकमारी हो रही है राज्य भर के विद्वानों की। आप तो दिव्य रश्मि पत्रिका के हैं, आप अच्छा जानते होंगे कि एक एकेडमी में विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, उसके बाद नवोदित प्रतिभा के विद्वान भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं। इससे संबंधित आयोजनों को जोड़ लीजिए तो कितने अनुसंधान करने वालों का हकमारी हो गया। और यदि इसके साथ संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा का आप लेंगे तो पूरे बिहार में इन भाषा संस्कृति से संबंधित कितने विद्वानों, कितने लेखकों, कितने कवियों
कितने नवोदित प्रतिभाओं की हकमारी एक ऑफिसर को करने की छूट दे दी विभाग ने। तो इससे तो लगता है ना कि बिहार सरकार कंप्लीटली असंवेदनशील है। इसमें एक ही चीज लगता है 5 वर्ष से जो खास दिख रहा है 2020 से, जहां जब से एक डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा के इसके प्रभारी बनाए गए, 5 एकेडमी, जिस एकेडमी का नाम लिया सबके प्रभारी वही है। क्या नाम है? उनका नाम है दीपक कुमार सिंह। कभी एकेडमी जाना नहीं, एकेडमी के बारे में, विकास के बारे में कोई पत्र लिखना नहीं, सरकार को यह सुझाना नहीं कि सरकार ने इसकी शिक्षा विभाग की, उच्च शिक्षा निदेशालय की प्रतिबद्धता क्या है इसके साथ, इस पर कभी डिस्कस नहीं। जो उचित है एकेडमी के लिए वो नियम को शिथिल रखना, और एकेडमी पर सरकार का नियम लागू नहीं हो सकता, ऐसे लागू होगा, उसका अपना बायलॉज है। तो चूंकि सरकार का नियम लागू नहीं होगा, इसलिए सरकारी नियम से एकेडमी के किसी मामले को बढ़ा दिया, वो सालों साल अटका हुआ है, आज से नहीं अटका हुआ है। एक चीज सुन के कुछ दिन तो ये बात हुआ कि सेवा शर्तों का निर्धारण हो जाएगा, आप लोगों का भुगतान हम करवा देंगे, वही शख्स बोला। और सेवा शर्त का असलियत सुनिएगा, आज बोलने का जरूरत है तो मैं बोल देता हूं, यह सरकार तक जानी चाहिए बात। 2008 में भोजपुरी एकेडमी का एक मामला डिसीजन आया था, उसमें आया कि जब तक सेवा शर्तों का निर्धारण विभाग नहीं कर लेती है एकेडमी कर्मियों के लिए, तब तक यह राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप सुविधा के हकदार होंगे। ये लोग, इनका हक होगा, मिलेगा। और 2008 से जिस विभाग ने सेवा शर्त बनाना शुरू किया, उसमें कमेटी बनी, फिर डिजॉल्व हुई, फिर कमेटी बनी, डिजॉल्व हुई। 2014, 15, 16 मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 3 मैन एक कमेटी बनी, इसमें राजेश कुमार डिप्टी डायरेक्टर भी एक थे मेंबर के सदस्य। जब तीसरा महीना आया, उस समय मैं कार्यरत था, तो चर्चा हुई, हम कहे सर क्या हुआ सेवा शर्त निर्धारण का, तो कहे झा जी आप कुछ काम किए हैं इस पर में? हम तो बिल्कुल हम लोग काम किए हुए हैं, 2008 में काम किए इस पर में, तो वो लाइए ना तेरा सा। हम लोग जो बनाए थे विभाग के आग्रह पर में सेवा शर्त का एक पूरा वो बना करके जाके पेन ड्राइव से उनके कंप्यूटर में लोड किया, फिर वो कमेटी भी डिसॉल्व हो गई। अब बताइए 2008 से लेकर के 2025 चल रहा है, 5 साल से जिसका सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिला है, उसको यदि कोई ऑफिसर कुर्सी पर बैठा हुआ कर देगा कि सेवा शर्त का निर्धारण होगा तब विचार किया जाएगा, उसका हार्ट अटैक करेगा कि नहीं करेगा? 2008 से जो देखता आ रहा है कि विभाग की शिथिलता, 2008 से अभी तक सेवा शर्त नहीं बना सका, वो यदि ये बात सुना रहा है तो मैं योग अभ्यासी हूं, स्वस्थ हूं, तो ठीक है। अच्छा थोड़ा बीमार आदमी जाए तो हार्ट अटैक कर जाएगा, मर जाएगा। कि जो 2008 से अभी तक नहीं बना, वो क्या जरूरी है कि इस बार बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऐसा बात कह करके, टॉर्चर करके, अपमानित करके एक पत्र ये 4 साल में नहीं दे सके, आप हकदार हैं, नहीं हकदार हैं, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप में ये प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, इसका एक पत्र तो अगर हमको मिलना चाहिए था ना, ये भी नहीं मिला। अभी तो उस स्थिति में हमारे भीतर से काव्य निवेदन छलका। अब हम क्या डॉक्यूमेंट दें? सब डॉक्यूमेंट दे करके तो हम हार ही गए। अब विभाग स्तर पर जब आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तब एक ही उपाय बचा, वियोगी होगा पहला, कभी आह से निकला होगा काम। अब आह से जो निकली हुई बात है वो हम एसीएस तक फेंक दें, इसके बावजूद यदि नहीं होगा तो कम से कम बिहार के लोग तो समझेंगे कि इस राज्य में जिंदगी जो शोध, धर्म, योग, संगीत, लेखन, शोध के लिए अपना जीवन अर्पित करता है, उसका यही हश्र होता है। फिर दूसरा कोई हिम्मत जुटाएगा मेरे जैसा? ये स्थिति करने के लिए हम आप लोगों के बीच आए हैं कि अब ये बात मिला नहीं मिला, मिलेगा नहीं मिलेगा, अब हम तो संतोष कर ही लिए जब आप लोगों के बीच में आए। उनके पास 1000 दलील है कि इनको नहीं मिलेगा, हम भी संतोष किए हुए हैं, लेकिन इस बात को हम सार्वजनिक जरूर करेंगे कि कितनी संवेदनहीन भाषा संस्कृति के साथ ये सरकार है, जिस भाषा संस्कृति के कारण ही इस बिहार की पहचान है विश्व में। कोई बता रहे दूसरा कोई क्या पहचान है? तो आज हम उस दुर्दशा में पहुंच गए हैं, तब मेरे मन से ये चीज निकला। जी, क्या आपने निवेदन किया है, जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दे। काव्य निवेदन? जी हाँ सुनिए।
इसमें मैं वह सब चीज दे दिया है जिस जिस नियम का उच्छेद करके मुझे टॉर्चर किया जा रहा है विभाग से, वो सब चीज मैंने लिखा है। और मैं ये आपको भी कहता हूं, सरकार कहे तो जिस जगह कहे, जिस ऑफिस में कहे, मैं हाजिर होकर साबित कर दूंगा कि यह ऑफिसर अयोग्य है, इसने इनिशिएटिव नहीं लिया किसी चीज के प्रति जी। तो वो भाव मेरा क्या निकला है वो सुनिए। काव्य निवेदन। सेवा में श्रीमान श्रीयुत डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एसीएस शिक्षा विभाग, बिहार के सर्वसमर्थ। अंतर का यह काव्य निवेदन स्वीकार है श्रीमान, न्याय मिले शिक्षा विभाग से अर्जी है श्रीमान। विभागीय अत्याचार शिकार सेवानिवृत्त कर्मी हूँ, संस्कृत अकादमी सेवानिवृत्त कर्मी यहाँ प्रताड़ित हूँ। 4.5 वर्ष बीते क्यों नहीं मिला सेवांत लाभ, कहाँ है क्या व्यवधान बताया गया नहीं क्यों मिला न लाभ। भूमि भ्रमण से हीन सभी अवसर से हीन शहर में जीना, कैसे संभव हो सकता है बौद्धिक स्वाभिमान का बचना। जो हर एक सेवानिवृत्त कर्मी का हक है अकादमी में, मुझसे पहले सेवानिवृत्त लाभ पा चुके अकादमी में। न्यायादेश का अनुपालन शिक्षा विभाग कर चुकी है साहेब, जिसमें राजकर्मी के समतुल्य लाभ हर देय है साहेब। पंचम पुनरीक्षित चतुर्थ पंचम अंतर भुगतान हुआ है, षष्टम पुनरीक्षित भी न्यायादेश मानकर दिया हुआ है, किंतु नहीं षष्टम वेतन पुनरीक्षण लाभ मिला कर्मी को। पंचम षष्टम सप्तम अंतर लाभ नहीं दी है कर्मी को। मान लिया जिसको वह न्यायादेश अमान्य है क्यों विभाग में। अकादमी की उपविधि का उच्छेद हो रहा क्यों विभाग में। अकादमी शिक्षा विभाग संचालित है स्वायत्त इकाई, संचालन के लिए विभाग ने तोड़ी अपनी नियम बनाई। 22 वर्षों से विघटित करके रखी है कार्य समिति। अकादमी के संचालन की कैसी है ये प्रभार नीति। विविध विषय के विद्वानों की कुर्सी खाली कर रखी है, विभागीय नासमझ किसी अधिकारी को जिम्मा दे दी है। जिसको भाषा सांस्कृतिक संस्था का कोई बोध नहीं है, जिसको प्रभार हित में निज कर्तव्य कर्म का बोध नहीं है। विषय जांच का है श्रीमान मेरा मुद्दा यह सत्य मानिए। सेवानिवृत्त कितनों को इस अवधि में लाभ मिला है पूछिए। जिस आधार को मान विभागीय पहल से उनको लाभ मिला है, उस आधार को मान के क्यों मेरा हक मुझको नहीं मिला है। क्या क्या मैंने दिया है अपनी सेवा में कुछ तो विचारिए। बावजूद इसके प्रताड़ना कितना वाजिब है विचारिए। कभी कर्मी बनकर प्रथम चरण में अकादमी को दान दिया है। दुर्लभ ताल पत्र पांडुलिपियां अकादमी हित त्याग किया है। बिहार का सबसे पहला संस्कृत वीडियो निर्माण किया है। सर्वसुलभ हित चिंतन में पुस्तिका भी उसके साथ दिया है। राज्य में पहली बार शोध आधारित ज्ञान प्रदर्शनी दी है। विभागीय शिक्षा दिवस का आकर्षण अनन्य रही है। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2 दिवसीय किया आयोजन। बिहार के संस्कृत अवदान के आलेखों का किया संचयन। राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन विशेषांक पत्रिका प्रकाशन, मेरे ही संयोजन सह संपादन में वह हुआ प्रकाशन। संस्कृत अकादमी के कार्य उद्देश्य के हित में, संस्कृत अकादमी के कार्य उद्देश्य के हित में नवाचार की, सबके हित में विश्व गुरु की योग विरासत को जागृत की। सोचा इस युग में अकादमी का हो अपना यूट्यूब चैनल, उस पर हो अपलोड यहाँ की गौरवशाली योग विरासत। संस्कृत अकादमी बिहार चैनल पर मेरा जीवन मेरा योग कार्यक्रम निर्माण किया, अपलोड किया उपयोगी योग। विश्व गुरु के योग विरासत पर आधारित सबका योग, क्या है इसकी सर्वश्रेष्ठता, क्या है जनोपयोगी योग। वर्षों की निज योग साधना कौशल का निस्वार्थ भाव से लॉकडाउन में त्याग किया, अपलोड कर दिया इष्ट भाव से। उसी वर्ष 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होकर अर्थहीन बौद्धिक जीवन में सिसक रहा हूं खाकर ठोकर। तो कब तक ठोकर खाऊंगा शिक्षा विभाग का लाभ की खातिर, कब तक क्षुधित पिपासित रहूं प्रताड़ित अपने हक की खातिर। मनन से भी पीड़ादायक यह जीवित में है जीवन जीना, निज अधिकार से वंचित होकर कैसा है यह जीवन जीना। धर्म संस्कृति कला सहित साहित्य समर्पित ऐसा जीवन, अर्थहीन है वर्तमान में सेवानिवृत्त काल का जीवन। ऐसे में कैसे संभव होगा अपने अस्तित्व की रक्षा,
सोचें और निकालें हल, जिससे होगी अस्तित्व की रक्षा। अतः आपसे अनुनय विनय निवेदन है ये सीएस साहब, कृपा करें भुगतान दिलाकर जीवन को राहत दें साहब। ये मैंने लिखा है जी। क्या आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसकी गुहार लगाई? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अभी तक गुहार, एक तो ये बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरे जैसे व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है, वो मिलने का कोई रास्ता हमको मिला नहीं। अब बताइए कि उनके करीब जाने का क्या। पिछले इलेक्शन में मैंने उनके लिए गीत लिखा और निःशुल्क लिखा, निस्वार्थ लिखा, लेकिन जो हमसे लिखवाने वाला था, जो वीडियो बनाने वाला था, वो लोकार्पण में मुझे नहीं बुलाया। मुख्यमंत्री जी मेरे नाम से परिचित अवश्य होंगे, क्योंकि उनके लिए मैंने गीत लिखा। पूरे बिहार में मेरा गीत गूंजा। तरक्की दिखती है, न्याय के साथ तरक्की है, नीतीश की बात पक्की है, तरक्की दिखती है, ये मेरा लिखा हुआ गीत था, पूरे बिहार में गूंजा। लेकिन हमको प्रताड़ित होना था, तो हम उस 5 साल से जो 5 इलेक्शन भी आ गया, हम प्रताड़ित के प्रताड़ित हैं। लेकिन आपने जो पिछले चुनाव में कहा था बिहार में विकास की बात जो आपने की थी, हाँ, क्या आपको लगता है कि बिहार में वाकई विकास है? और का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे तकलीफ जरूर होती है। 2 क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला से जुड़ा रहा हूँ 29 वर्षों से। तो यहाँ पर मैं शिक्षा का तो देख ही रहे हैं कि अभी लोग दूसरे आदमी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश से भी मुझे कभी मुख्य वक्ता के रूप में, तो कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे वक्ता के रूप में, आमंत्रित वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। लेकिन अपने यहाँ का हाल है कि शिक्षा विभाग में आप देख ही रहे हैं कि सबसे मूल्यहीन जो है, उस सबसे मूल्यहीन से भी मूल्यहीन स्थिति में हमारे जैसे लोगों को समझा जा रहा है। तो यहाँ आप उसका विकास क्या हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखता है लोगों को कि डेवलपमेंट हो रही है बिहार में, हाँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही राज्य का दायित्व है, या फिर संस्कृति, चेतना और शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण होना चाहिए? राष्ट्र स्तर पर तो है। यहाँ बगल में पड़ोसी राज्य में चले जाइए, अभी आएगा गुरु पूर्णिमा, अभी गुरु पूर्णिमा उत्सव आ रहा है ना। गुरु पूर्णिमा उत्सव में व्यास जयंती पर उत्तर प्रदेश संस्कृत एकेडमी का बजट है 35 लाख एक आयोजन का। साल में कितने आयोजन होते होंगे समझ लीजिए। एक बिहार है, जब तक मैं था एकेडमी में कुछ कुछ करता था, तो अब तो भी नहीं होगा। यूपी के मुख्यमंत्री टोपी पहन कर नहीं घूमते हैं, हाँ, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री टोपी पहन कर घूमते हैं। उन्हें वो अगर व्यास पूर्णिमा बनाएंगे तो वोट बैंक छिटकेगा ना उनका। लेकिन सवाल ये है कि यह भी सोचना जरूरी है ना कि उसमें है कि गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत। ये सिर्फ संस्कृत के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस एकेडमी में था, कुछ काम किया, काम भी किया। तो क्या किया, जो पहली बार मैंने किया, संस्कृत वाङ्मय बिहारश्चावदानम, इसमें आप सुने होंगे, राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन, संस्कृत वाङ्मय बिहारश्चावदानम टॉपिक पर मैंने आयोजित किया था कि संस्कृत वाङ्मय को बिहार का कितना अवदान है। आप कल्पना, आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए व्यास का नहीं होगा, वाल्मीकि का, आदि कवि वाल्मीकि नगर है यहाँ पर, वाल्मीकि का तो विरासत है। आदि उपन्यासकार बाणभट्ट, सोन नदी के किनारे बाणभट्ट की तो विरासत है। खगोल में चले जाइए, आर्यभट्ट की विरासत। कम से कम पटना में, पाटलिपुत्र में कौटिल्य की विरासत। इस 4 ही विरासत को यदि आप संस्कृत मान लीजिए, मारिए गोली मिथिला का, छौ दर्शन का, पतंजलि के योग दर्शन का, विश्व गुरु का, मारिए सबको गोली। पटना में जहां संस्था है, पटना और आसपास खाली नजर घुमा करके यदि आप यहाँ के विरासतों की बात कीजिएगा तो 4 महोत्सव आप कीजिएगा ना साल में। लेकिन पता नहीं ये कहां से बात आई, कहां की ये कोई चर्चा है, कोई विचार करके है या क्या है, मैं तो नहीं समझता हूं कि सरकार का इसमें दोष है, मुख्यमंत्री का। इसलिए कि मुख्यमंत्री ने 10-11 में बड़े उदारता के साथ 10 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया एकेडमियों के लिए और कहा कि इसका जितना संभव हो अच्छा से अच्छा विकास होना चाहिए। लेकिन विभागीय पदाधिकारियों ने उसको ना कार्यान्वित किया, ना एकेडमी के कायाकल्प के बारे में सोचा। अभी तो स्थिति इतनी भयावह है कि मगही एकेडमी 3 साल तक तो बिना कर्मचारी का रहा बंद। इस बार एक चपरासी सुनते हैं बहाल करके चपरासी को दे दिया गया, एक चपरासी को
बहाल किया गया है जो देख रेख करता है। ये है। मतलब केवल खाना पूर्ति काम किया जाए खाने को अकादमी के नाम पे। बंगला अकेडमी में एक चपरासी था, उसी के भरोसे चल रहा है। मैथिली एकेडमी में एक कर्मचारी बच गए हैं जो नियुक्त हैं वेतनमान में, सब सारे रिटायर हैं। संस्कृत एकेडमी में 2 चपरासी, एक किरानी बच गया है, सब रिटायर हैं। भोजपुरी एकेडमी का भी वही हाल है, एक तो है। अब जिस भोजपुरी का देखिए दुनिया के 8 देश में विरासत है, तो भाषा सांस्कृतिक चेतना लगभग अंतिम चरण में चल रही है। मैं अंतिम चरण में आपको चलाना है, आप चलाइए, सब अभी का साबित किया हुआ, आप दुआ लीजिए, उसे कोई मतलब नहीं। ये कहने का अधिकारी आप नहीं है कि तुमने एकेडमी में क्या किया। एकेडमी में काम करना मेरा काम था। आपने कमेटी नहीं बनाई, कमेटी को आपने राशि उपलब्ध नहीं कराई, कमेटी का कभी निर्णय नहीं ले पाया कि हमको क्या काम करना है, तो कर्मी क्या करेगा। हम तो शोध करने वाले थे तो कुछ से कुछ शोध करते रहे। हमने विभाग को रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, जिस दिन हमको योजना अनुसंधान प्रभारी बनाया गया उस दिन हमारा हिसाब लेना हम क्या क्या किए हैं विभाग में एकेडमी में बैठ करके। लेकिन यहाँ तो सोच है कि न हम तुम्हारा कोई चीज देखेंगे, न तुम्हारा कोई चीज सुनेंगे, न तुमको हम वैल्यू करेंगे। तीनों चीज हो रहा है विभाग में, और उसी का कारण है कि आप देख रहे हैं कितनी परेशानी, इतना टॉर्चर हम झेल रहे हैं, अभी तक नहीं मिला है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये बात वहां पहुंचे, उनके दिमाग में ये बात आए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिना सोर्स का जीने वाला आदमी कोलैप्स कर जाए यहां पर में, तो कल उसका पैसा किस काम का। आज मान लीजिए घर में कोई बीमार है, हम उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हम अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं कि किन कारणों से आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या इस पे आप कोर्ट में नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि 2 बार कोर्ट का डिसीजन मिला। एक बार विभाग में ऐसा कहा गया कि विभाग आपके वेतन का जिम्मेवार नहीं है, तो हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा कि आप ही जिम्मेवार हैं। जब स्थापना सरकार ने की, कमेटी सरकार की चलती है, वेतनमान में सरकार ने पद सृजन किया, अनुदान सरकार के अनुदान से इसको वेतन मिलता है, तो संस्था किसकी है? आपकी संस्था है, आपको देना होगा। और 12 साल 15 साल का वेतन इन्होंने एक साथ भुगतान किया 2009-10 में कोर्ट के कहने पर में। फिर 2014-15 में 13 में एक अधिकारी विभाग के ही आए, संयुक्त सचिव, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को तो बायलॉज के हिसाब से 6ठा वेतन मिलना चाहिए, हाईकोर्ट का डिसीजन तो कहता है तुम्हारा मिलना चाहिए। अच्छा लॉ तो हम लिखते हैं, उन्होंने लिखा विभाग को कि इन लोगों का हक 6ठा वेतन का भी बनता है, पंचम के बराबर राशि है, 6ठम के लिए हमको इतनी राशि और चाहिए। तो 2 वर्ष का 6ठम के पंचम मिल रहा था, 6ठम के लिए जो अपेक्षित अतिरिक्त राशि थी वह राशि भी एक न्यायादेश के आलोक में विभाग ने दे दिया, कैबिनेट की स्वीकृति से दिया। अब कहीं कोई अड़चन आप फील कर सकते हैं जब हम लोगों के भुगतान में कोई अड़चन है? ये सिर्फ उस पदाधिकारी के दिमाग में एक है कि हम पदाधिकारी हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा। उस पदाधिकारी के खिलाफ FIR क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट में केस कीजिए उसके बाई नेम से। सबसे बड़ा उसका यही समझिए कि हम अपना स्वाभिमान बचाने के चक्कर में हम यहाँ परेशान रहते हैं। आजकल देख ही रहे हैं कि जो साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए आदमी का क्या हाल है, तो वही स्वाभिमान बचाने के चक्कर में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, किसी को परेशान नहीं करें। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आपके साथ जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। हाँ, और आप खुद गीता ज्ञानी हैं, क्या कहा है, लेकिन कभी कभी आदमी का ज्ञान कुंठित हो जाता है ना, हम नहीं कर पाए। तो दुष्टों को दंड देना हाँ, दुष्टता नहीं कहलाती। मैं आपकी बात को प्रयास करूंगा कि सभी नेताओं तक पहुंचाऊं, जिससे कि उनके कान पे थोड़ा सा जूरेंगे और आपका वेतन भुगतान हो जाए। जो भी आपका लंबित सेवांत लाभ वगैरह, जो भी सेवा का लाभ है और 6ठे वेतन आयोग या 7वें का जो भी लाभ मिलने वाला है, मैं आग्रह करूंगा सभी नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे संज्ञान लें। आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। हम अपने प्रयास से देखते हैं कहां तक आपकी मदद कर सकते हैं, और दर्शकों से भी आग्रह करेंगे ऐसे विद्वान व्यक्ति की जो उपेक्षा बिहार में हो रही है, इसमें आप लोग अपनी राय अवश्य दें और इसे शेयर करें।
वहां तक पहुंचाएं जहां तक कि दुष्ट पदाधिकारी और जो असक्षम नेता हैं वहां तक पहुंचे और इन्हें लाभ मिले। धन्यवाद।